चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए, आज के क्लास में हम लोग संविधान का निर्माण पॉलिटी सेक्शन को पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ से क्या होता है ना, पॉलिटी के सेक्शन से आप कोई भी एग्जामिनेशन दे लो, अगर आप अपनी पॉलिटी को अच्छे कर लेते हो ना, जैसे बीपीएससी की बात करूं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, तो बीपीएससी के अंदर में पॉलिटी लगभग जो है आपको 8 से 10 नंबरों का पूछा जाता है। वहीं पर यूपीएससी के अंदर में भी इसी क्रम में जो है अच्छे खासे नंबर में पॉलिटी पूछे जाते हैं। लगभग 10 से ज़्यादा ही प्रश्न आपको यूपीएससी के अंदर में भी मिलते हैं। कोई भी आप एग्जामिनेशन दे दो, कंपेरेटिव एग्जामिनेशन, वहाँ पर पॉलिटी यानी सिविक्स से, है ना, वहाँ से प्रश्न आपको जो है हर एक एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, चाहे 5 नंबर का हो, 7 नंबर का हो। तो उसी तरह से संविधान के निर्माण यानी आपका जो एग्जामिनेशन होगा, चाहे वो बीएड, डीएलएड, पैरामेडिकल कोई सा भी दोगे, वहाँ से संविधान से रिलेटेड या ये सिविक्स, ये पॉलिटी जो चैप्टर है, इस पॉलिटी चैप्टर से पॉलिटिकल लिख दिया गया है। आप इसको पॉलिटी लिख लो या पॉलिटिकल साइंस लिख लो, ठीक है। ये आपका पॉलिटी है, इसको आप ऐसे लिख लो, पॉलिटी, ठीक है। तो पॉलिटी जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट से आपको आपके एग्जामिनेशन में कम से कम मेरे हिसाब से 4-5 नंबर का तो जरूर पूछना चाहिए। इस सब्जेक्ट से पूछा जाता है हर साल, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें जानते हो, एप्लीकेशन के बारे में, ग्रुप के बारे में। स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पर आ जाते हैं। देखो, टॉपिक की बात करें तो आपको पता है कि हमारा जो चैप्टर है वो है संविधान का निर्माण। अब बताओ संविधान का निर्माण हुआ कैसे, ठीक है। संविधान के निर्माण को समझने से पहले ये समझ लो कि आपको पता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, है ना। लेकिन उससे पहले, है ना, 1-2 साल पहले से ही, हमारा 1 साल पहले से ही हमने संविधान का निर्माण करना शुरू कर दिया। आपको पता है किस तरह के संघर्ष हुए थे, महात्मा गांधी ने किस तरह से, या पूरी भारत की जनता ने किस तरह से अंग्रेजों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी थी स्वतंत्रता के लिए, है ना, इंडिपेंडेंस के लिए, जिसमें अनेकों तरह के आंदोलन हुए थे। अगर हम बड़े बड़े आंदोलन की बात करें तो 5-6 ऐसे बड़े आंदोलन हैं जो पूरे दुनिया में जाने जाते हैं। जैसे चंपारण सत्याग्रह आंदोलन बिहार के अंदर में हुआ था 1917 में। उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह, फिर जो बड़े आंदोलन में हुआ था आपका रॉलेट सत्याग्रह, जिसके समय में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। फिर 1920-21 के समय में आपकी स्टार्ट हुई थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। फिर उसके बाद सबसे बड़ी आंदोलन 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, और उससे भी बड़ी आंदोलन थी भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में शुरू हुई। तो फाइनली अंग्रेजों ने जाने का अब मन बना लिया था, बेसिकली उनके पास कोई चारा भी नहीं था। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो अगर हम दे के जाएंगे देश को, तो इन लोगों को तो कम से कम पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर कर दे। इतने सालों तक राज किया है, अगर यूं ही छोड़ के चले जाएंगे तो ये लोग सब झगड़ जाएंगे, ठीक है, लड़ झगड़ जाएंगे। तो इसलिए पीसफुली ट्रांसफर कर दिया जाए सारे पावर को, यानी सारा अधिकार इन लोगों को दे के जाया जाए। तो इसके लिए संविधान का निर्माण करना जरूरी था, जिसके हिसाब से भारत चलता, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, खुशबू खानम चंपारण से हो, चंपारण की जनता को हमारा नमस्कार। अब देखो तब क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन का बनना जरूरी था। अब सवाल ये आया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया जाएगा तो किसको सदस्य रखा जाए, कैसे चुना जाए, है ना, क्या कैसे, कौन कौन लोग होंगे, कौन कौन डिसाइड करेगा, समझ रहे हो ना। ये सारी चीजें जो है अटकलें थी। तो इसके लिए क्या किया, जो ब्रिटेन की सरकार थी, है ना, वहां से 3 कैबिनेट सदस्य को यहां पर भेजा, 3 मंत्रियों को उन्होंने भारत में भेजा, ठीक है। अब ये जो भारत जो आए, ये कब आए, ये लोग 1946 में, है ना, क्या हुए, भारत आए, ठीक है। 1946 में 3 सदस्य थे इसके अंदर में, है ना। इनको कहा जाता है कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था, भारत में कैबिनेट मिशन की बात करें, कैबिनेट मिशन जो है भारत के अंदर में 1946 में आया था। मेनली इनके सदस्यों का नाम याद रखना बहुत जरूरी है। पहला तो था स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है ना, स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है, स्टेफोर्ड क्रिप्स, देखो नाम कठिन है, स्पेलिंग गलत हो तो माफ करना आप, स्टेफोर्ड क्रिप्स। दूसरा जो है आपका एवी अलेक्जेंडर था, एवी अलेक्जेंडर था, अलेक्जेंडर। और तीसरा था पैथिक लॉरेंस, ठीक है। ये जो है पैथिक लॉरेंस, ठीक है, पैथिक लॉरेंस। ये 3 लोग थे मेनली, है ना, 3 ही लोग थे,
ठीक है, मेनली क्या 3 ही लोग थे। ये 3 सदस्य थे कहां पर, कैबिनेट मिशन के अंदर में, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। ये तीनों को है ना ब्रिटिश सरकार ने भारत भेजा कि जाओ वहां पर पता लगा के आओ कि कैसे संविधान का निर्माण हम लोग करवा सकते हैं वहां पर और कैसे सदस्यों का चुनाव हो। तो फाइनली वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन जो है वो भारत यहां पर आया और इन्होंने अपनी रिपोर्ट को भी प्रस्तुत कर दिया, जाकर के दे दिया, वहां पर सौंप दिया। कहां पर, ब्रिटेन की संसद में सौंप दिया कि ये हमारा रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के आधार पर एक संविधान सभा का निर्माण किया गया भारत के अंदर में। ठीक है, अब चलिए आइए जानते हैं कि भारत का संविधान, आपको पता चल गया भारत का संविधान का निर्माण कैसे हुआ है। कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन पर 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान के गठन का प्रस्ताव जो है किया गया था। तो यही कैबिनेट मिशन ने क्या किया, जिसमें स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस ये 3 सदस्य थे, इन्हीं ने मिल करके 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत, इनका जो मिशन था, इनका जो ग्रुप था, उसको कैबिनेट मिशन कहा गया। इसके तहत भारतीय संविधान को बनाने का एक प्रस्ताव जो है इंग्लैंड की सरकार को, इंग्लैंड की संसद को इन्होंने दे दिया कि भैया संविधान निर्माण करवाना होगा, इसके लिए संविधान सभा को चुनना होगा। संविधान सभा को जो चुना जाएगा, कैसे चुना जाएगा, ये सारी बात इन्होंने अपने रिकमेंडेशन में दे डाली थी। तो इसमें देखो, जब संविधान सभा जो बन गई, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ, तो उस समय जब संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या की बात करें तो लगभग 389 है ना, 389 कह लो आप, 389 सदस्य यहां पर चुने गए, जिसमें 296 सदस्य जो है ब्रिटिश भारत के थे। यानी भारत का वो इलाका जिन पर ब्रिटिशों का कब्जा था, वहां के जो सदस्य चुन के आए उनकी कुल संख्या 296 थी। और जो देसी रियासत थे, जो राजा राजवाड़े के हिस्से में अब भी जो जगह थी, जो जमीन थी, जो इलाके थे, उस इलाके से जो चुने हुए प्रतिनिधि आए राजाओं के तरफ से, वो 93 जो है देसी रियासतों के प्रतिनिधि यहां पर भेजे गए संविधान सभा के अंदर में। तो 296 ब्रिटिश भारत के थे और 93 जो है वो देसी रियासतों के सदस्य यहां पर मौजूद थे। क्लियर है, बात समझ में आई। कुल मिलाकर के सदस्यों की संख्या 389 थी। अगर पूछेगा संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 389 थी। चलिए मोटी मोटी बात समझते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, एक ही पॉइंट पर हम लोग सटिक नहीं रहेंगे। अब देखो ये क्लास जो है ना फ्री डेमो है, तो आप लोग अपने दोस्तों को बताया करो, मैंने बहुत पहले लिख रखा था कि फ्री डेमो है, तो आप उनको बताया करो कि कल वाली जो क्लास है वो फ्री आने वाली है, तुम ऐप डाउनलोड कर लो, लिंक वगैरह आप भेज के थोड़ी हेल्प कर दिया करो उनकी, ताकि वो लोग भी जो है फ्री क्लास का लाइव में आकर के थोड़ा सा लाभ उठा सकें, ताकि वो पढ़ सकें। ठीक है, अब चलो, सामान्यतः प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट जो है आवंटित किया गया था। यानी अगर किसी एरिया का है ना, अगर किसी एरिया की पॉपुलेशन लगभग में 10 लाख है तो उनको एक सीट वहां पर दिया गया था संविधान सभा के लिए। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। तो इस तरह से संविधान सभा की पहली बैठक की शुरुआत 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हो जाती। कब होती है, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो आपका कहां पर संपन्न होता है, दिल्ली में संपन्न होता है। जो आज हमारा लोकसभा का ये है ना, लोकसभा है, वही हमारा संसद भवन था। तो जो पुरानी वाली लोकसभा का सदन है, अब तो नया भी बन गया है, पुरानी वाली जो सदन है वो 9 दिसंबर 1946 को उसी सदन में पहली बैठक जो है यहाँ पर होती है। सबसे वरिष्ठ सदस्य, चूंकि देखो हमारे यहाँ पर परंपरा है, जब भी क्या होती है संसद में लोग चुन करके आते हैं तो वरिष्ठ सदस्य को हम लोग स्पीकर या चेयरमैन तुरंत बना देते हैं, स्पीकर बना देते हैं, खैर स्पीकर बना देते हैं। और फिर वही स्पीकर एक नए स्पीकर जो परमानेंट स्पीकर होता है उसका चुनाव करता है। ठीक है, आज फ्री डेमो है, ठीक है, वो चुनाव करता है। क्लियर, समझ में आ रही है बात। तो उसी तरह से चूंकि उस संविधान सभा का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था, इसीलिए उनको जो है अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, टेम्पररी अध्यक्ष, कुछ समय के लिए अध्यक्ष हमने चुन लिया। किसको चुन लिया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको चुना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष हमने चुन लिया। किसका, संविधान सभा का। तो एक प्रश्न जो आपको खूब लटका लटका के पूछा जाता है ना, पटका पटका के पूछा जाता है कि ये बताओ संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। तो आंसर क्या होगा, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है ना,
अस्थाई अध्यक्ष जो है वो कौन था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, तो बात समझ में आई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर पर। यहां देखो दो फैक्ट है जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। एक तो पूछा जाएगा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को। सबसे वरिष्ठ जो सदस्य थे वो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और इन्हीं को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो कहेगा कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। बात समझ में आ गई यहां तक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ नहीं। चलिए, मजा आ रहा है, बिल्कुल फ्री डेमो क्लास है, आपके दोस्त भी लाइव में जुड़ सकते हैं बिना कोर्स खरीदे हुए। ठीक है, बाद में भी ये वीडियो फ्री डेमो के तौर पर अवेलेबल रहेगी पॉलिटी सेक्शन के अंदर में। इसकी पीडीएफ भी फ्री रहेगी, फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी। बाकी और सारी पीडीएफ नहीं होती है, ठीक है, वो डाउनलोड होगी लेकिन ऐप पे ही रहेगी। चलो, 11 दिसंबर 1946 को पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का फाइनली अध्यक्ष चुन लिया गया। ठीक है, इलेक्शंस हुए सभा के अंदर में, जिसको सबसे ज्यादा वोट पड़े, यानी सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर चुन लिया गया, सबसे ज्यादा वोट उन्हीं को पड़े। और फिर एचसी मुखर्जी को जो है क्या चुना गया, उपाध्यक्ष चुना गया। और बीएन राव को याद रखिएगा, बीएन राव को संवैधानिक सलाहकार चुना गया था। बीएन राव को क्या चुना गया था, संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार चुना गया था। बीएन राव को संवैधानिक सलाहकार के तौर पर चुना गया था। तो ध्यान में रखिएगा, यहां पर 3 इंफॉर्मेशन है। सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे पहली बात याद रखिएगा कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अगर पूछेगा कि अगर पूछेगा संविधान सभा का अध्यक्ष, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तब आंसर आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर ये ना पूछे कि अस्थाई और अस्थाई, सिर्फ पूछ ले कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो देखो मूल रूप से संविधान सभा के जो परमानेंट अध्यक्ष सब दिन काम किया जिन्होंने 2 साल तक, वो थे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बात समझ में आई। तो जब भी पूछेगा संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब ये पूछ ले कि अस्थाई अध्यक्ष कौन था, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब ये पूछ ले कि अस्थाई अध्यक्ष कौन था, तब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर ऐसा पूछेगा कि अस्थायी अध्यक्ष कौन था, या ऐसा पूछ लेगा कि पहला अध्यक्ष कौन था, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के सबसे पहले अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। बात समझ में आई। अगर पूछेगा कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्लियर है बात। अब देखो, फिर उसके बाद याद रखना कि आपको एचसी मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया था, और फाइनली बीएन राव को संवैधानिक सलाहकार जो है वो चुना गया था। ठीक है, अब देखो संविधान में महिलाओं की संख्या भी अच्छी खासी थी। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या जो है वो 15 थी। कितनी थी, 15 थी, टोटल 15 थी। 13 दिसंबर 1946 को फाइनली जवाहरलाल नेहरू ने अपना उद्देश्य प्रस्ताव की संविधान बनाने का हमारा क्या उद्देश्य है, उस उद्देश्य प्रस्ताव को यहां पर क्या किया, पेश किया, और 22 जनवरी 1947 ईस्वी को सर्वसम्मति से इसको स्वीकार कर लिया गया। देखो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया, और 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को जो है स्वीकार कर लिया गया संविधान सभा के द्वारा। चलिए आइए जानते हैं कि संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष के बारे में यहां पर समझते हैं। संविधान सभा की प्रमुख समितियां, जो प्रमुख समितियां थी संविधान सभा में, और उनके अध्यक्ष कौन कौन थे। यहां से देखो प्रश्न पूछा जाता है, बहुत अच्छा से प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि इस समिति का अध्यक्ष कौन था, उस समिति का अध्यक्ष कौन था। ठीक है, चलो अल्ताफ बात मत करो यार, जिस मकसद से आप आए हो ना अल्ताफ, उस मकसद पर आप फोकस रहो। ठीक है, बात मत करो तुम कहां से हो, मैं कहां से हूं। आपको अपने मोहल्ले वालों पड़ोसियों से मतलब नहीं रहता है, तो ऑनलाइन क्लास में आके दूसरों से पूछ रहे हो तुम कहां से हो। ठीक है ना, क्लियर है। लोग अपने घर वालों को भूल जाते हैं, अपने फैमिली को। यहां तक ऐसा वक्त आता है कि अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, नजरअंदाज करते हैं, है ना। तो ऐसा वक्त आता है, आप देखते हो समाज में किस तरह की घटनाएं घटती है, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए जो चीज पर आए हो उस पर ऑनेस्टी के साथ फोकस रहो। किसी का एड्रेस, कहाँ से हो, क्या करती हो, ये सब मत पूछा करो। देखो क्या पूछा है, कॉन्टैक्ट नंबर दो। ब्लॉक कर दूं अल्ताफ आपको, ठीक है, पढ़ लो। चलो
आ जाता है इसमें समितियां और अध्यक्ष। ठीक है, पढ़ाई पर फोकस रहो, अदरवाइज इस तरह की अगर गॉसिप करोगे, बात करोगे, तो ये वो जगह नहीं है जहां पर आप बातचीत कर सको। इसके लिए और भी बहुत सारा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, फिर फाइनली हो सकता है कि आपको इस तरह से क्लास को डिस्टर्ब करोगे, क्योंकि आपके कमेंट को सब पढ़ रहा है। या तो मैं कमेंट बंद कर दूंगा, या फिर अगर बाकी लोगों के भले के लिए एक इंसान को ब्लॉक करना पड़े, एक स्टूडेंट को ब्लॉक करना पड़े, तो वो मैं कर दूंगा। ठीक है, चलो, समितियां और अध्यक्ष। देखो, संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहला है संघ समिति। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरे हैं आपका संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगर पूछेगा संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति का जहां पर भी संघ लग रहा होगा वहां पर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू होने का ज्यादा चांस रहेगा। वहां पर जवाहरलाल, ठीक है, वहां पर जवाहरलाल नेहरू होने का ज्यादा चांस होगा। तो संघ आ गया, वर्ड संघ आ गया, यूनियन आ गया, तो जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति आ गया, जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, प्रांतों में अक्सर नाम आएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है, ज्यादातर केसेस में ना पता हो तो आप सरदार वल्लभ भाई पटेल मारना, ज्यादातर चांस है कि ठीक हो जाएगा आपका, वो सही हो जाएगा। प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाए गए थे। इसके अलावा बात करें यहाँ पर, है ना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति का आपको पता है ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इसमें कोई भी शक नहीं होना चाहिए, ये आप बचपन से रटते आ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो कि प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। वहीं पर बात करें मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित जो परामर्श समिति थी, है ना, परामर्श समिति थी, उसमें से मौलिक अधिकार की जो उप समिति था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी को चुना गया था इसके लिए। और अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो HC मुखर्जी को चुना गया था। वहीं पर बात करें प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन सी प्रक्रिया होगी, है ना, प्रक्रिया नियम समिति जो है ना, किस प्रक्रिया के तहत काम होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। राज्यों के लिए समिति जो है, यहां पर एक अपवाद है, राज्यों के लिए जो समिति था उसमें उसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। मैंने कहा था कि संघ वाला जितना आएगा जवाहरलाल नेहरू टिक करके आना आप, तो वहीं से एक चीज और याद रखना कि राज्यों के लिए समिति अगर पूछेगा, राज्यों के लिए, तब भी आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू होगा। संचालन समिति का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कैसे संचालन होगा? तो स्वाभाविक बात है, संचालन समिति का अध्यक्ष किसको होना चाहिए? संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को होना चाहिए। वहीं पर तदर्थ राष्ट्रीय ध्वज समिति की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद को क्या है? राजेंद्र प्रसाद भी क्या है? इसका अध्यक्ष है। ठीक है, चलो, तो ये थी आपकी संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उसके अध्यक्ष के बारे में जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आपकी एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है, लेकिन BPSC वगैरह में जाओगे, थोड़े बड़े एग्जामिनेशन के अंदर में ये टॉपिक से प्रश्न आते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो एक चीज बताओ, ड्राफ्टिंग कमिटी या प्रारूप समिति, इसी को कहते हैं प्रारूप समिति, या फिर इंग्लिश में कहेंगे ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमिटी, ड्राफ्टिंग कमिटी। देखो, ड्राफ्टिंग कमिटी जो है इसका जो है, इसको कब इसका गठन किया गया, कब इसको जन्म दिया गया? तो ड्राफ्टिंग कमेटी का जन्म दिया गया 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। अब ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, हम सभी जानते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी जो है इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ये जो प्रारूप समिति थी या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसका मेन काम क्या था? इसका मेन काम था कि संवैधानिक सलाहकार BN राव जो भी तैयार करके जो सलाह देती है उसका संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करना। ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी इसका मेन काम था कि संवैधानिक सलाहकार यानी BN राव के द्वारा तैयार किया गया, BN राव के द्वारा तैयार किया गया संविधान का जो प्रारूप था उस पर विचार किया जाए। BN राव जो कि एक संवैधानिक सलाहकार थे, इन्होंने BN राव जो कि एक संवैधानिक सलाहकार थे, इन्होंने जो मसौदा तैयार करके दिया, जो इन्होंने बात लिख करके दिया, ठीक है, समझ रहे हो ना? तो प्रारूप समिति का कार्य संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करना था। तो जो भी प्रारूप बनाती थी, कौन बनाता था? संवैधानिक सलाहकार BN राव। BN राव जो भी मसौदा तैयार करता था उस मसौदे पर डीप डिस्कशन करके क्या सही है क्या गलत है उसको एक्सेप्ट करना, उसको छांटना, ये काम कौन करता था?
प्रारूप समिति या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी का ये काम था, और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे। प्रारूप समिति ने फाइनली 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दिया, यानी पूरा संविधान पर काम करने के बाद, उस पर डिस्कशन करने के बाद, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो 7 सदस्य थे पूरा डट के उस पर काम करने के बाद कैसा संविधान हमारा होना चाहिए, बी एन राव जो भी सलाह देते थे उस सलाह पर ये प्रारूप समिति काम करती थी और उन पर विचार विमर्श करती थी, और फाइनली इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए, क्या क्या प्रोविजन होना चाहिए, और 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को सौंप दिया। एक प्रश्न जो बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, उस प्रश्न का नाम है कि ये बता दीजिए प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो आंसर क्या होगा? ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल 7 सदस्य थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो बी आर अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। क्या आप 7 सदस्यों का नाम बता सकते हो? क्या ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 सदस्यों का नाम आप बता सकते हो? आप कहोगे हाँ सर बता सकते हैं। चलिए बताइए। सबसे पहला सदस्य कहोगे कि सर पहला सदस्य डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे। संविधान सभा के सबसे पहले सदस्य का नाम क्या था? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। दूसरा जो सदस्य था, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, 7वें सदस्य कौन कौन थे? तो अध्यक्ष था बी आर अंबेडकर, वो भी तो सदस्य ही हुए ना, वो भी सदस्य हुए ना ड्राफ्टिंग कमेटी के। दूसरे थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरे थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथे थे डॉक्टर के एम मुंशी। के एम मुंशी कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे हमारे, ठीक है, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य भी थे, डॉक्टर के एम मुंशी। इसके अलावा सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये भी आपके कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे। वहीं पर एन माधव राव, इन्होंने बी एल मिश्र की मित्र का स्थान लिया था। तो जो बी एल मिश्र थे, बी एल मिश्र, इनका जो है क्या हुआ था? इनका देहांत हो गया था, स्वास्थ्य कारणों के कारण इन्होंने त्यागपत्र दिया। देहांत नहीं हुआ था, इनकी तबीयत ठीक नहीं रह रही थी बी एल मित्र की, और इन्होंने क्या किया? बी एल मिश्र का जो तबीयत था वो ठीक नहीं रहता था, इन्होंने फाइनली क्या किया? इनिशियली चुना गया था बी एल मिश्र को, फिर इन्होंने क्या किया? रिजाइन दे दिया और इसके जगह पर एन माधव राव को चुना गया था 6ठे नंबर पर। वहीं पर बात करें 7वें नंबर की बात करें तो पहले डीपी खैतान को चुना गया था, और 1948 में डीपी खैतान की बीच में ही मृत्यु हो जाती है, तो फाइनली डीपी खैतान की जगह टीटी कृष्णमाचारी को चुना जाता है, और टीटी कृष्णमाचारी जो है इन्होंने सबसे ज्यादा काम किया। ठीक है, चलो ठीक है, अब डिस्कस ज्यादा नहीं होना चाहिए अल्ताफ, फोकस रहो पढ़ाई पर, ठीक है। और मैंने आपको डांटा नहीं, बहुत जेन्युइन बात बोला है आपको, ठीक है। डांटना इसको नहीं कहते हैं, हमारे हिसाब से डांटना कुछ और होता है। अब देखो यहाँ पर 7 सदस्य थे, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, दूसरा एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव और टीटी कृष्णमाचारी। ये 7 सदस्य के नाम जो है ना आप बड़े लिख करके याद कर लेना। ये मैं अपनी तरफ से सुझाव दे रहा हूं ताकि भविष्य में आप को कोई भी एग्जामिनेशन दोगे ना तो वहां पर ये काम देगा। ये 7 सदस्य का नाम जो है आपको अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए आगे आते हैं। फाइनली 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा हमारा संविधान जो है वो कब पारित हुआ, लागू नहीं हुआ। संविधान सभा ने एडॉप्ट कर लिया संविधान को, संविधान सभा ने संविधान को मान लिया लेकिन देश पर लागू नहीं किया। संविधान को मान लेना है ना, संविधान को मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना और पूरे देश पर लागू करना दो अलग अलग चीजें हैं। संविधान को मान लिया गया 26 नवंबर 1949 को, जो भी संविधान था उस पर फुल्ली हामी भर दिया गया, फुल्ली एग्री भर दिया गया कि हाँ भैया संविधान हमको पसंद है, और फाइनली जो रूल्स प्रोसीजर थे उस प्रोसीजर के हिसाब से संविधान को एडॉप्ट कर लिया गया। अब संविधान पर कोई बदलाव नहीं होगा, संविधान अब हमने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, तत्काल उस समय कोई बदलाव नहीं होगा, यानी जितना बनाना था उतना बना करके हमने अपना मान लिया इसको, लेकिन देश पर लागू नहीं किया। ठीक है, तो अगर पूछेगा कि संविधान सभा ने संविधान को कब पारित किया, कब एडॉप्ट किया, एडॉप्ट किया भाई उसने एडॉप्ट किया, देश ने एडॉप्ट नहीं किया।
संविधान सभा ने इसको अडॉप्ट कर लिया। तो फाइनली संविधान बन के जिस दिन तैयार हुआ था उसी दिन की बात मैं कर रहा हूं, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया, फाइनल हो गया। ठीक है, संविधान के कुल 15 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को जिस दिन ये बना उसी दिन लागू कर दिया गया। संविधान जिस दिन बना, कब कब बना संविधान, कब बना? ठीक है, अब इस पर डिस्कस मत करो। ठीक है, अब इस पर डिस्कस मत करो, सपना दियो, आप भी तो अल्ताफ वाला ही काम कर रहे हो। ठीक है, आप टॉपिक पर फोकस रहो, किसको क्या करना है नहीं करना है वो मैं देख लूंगा। ठीक है, चलो यहां पर 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। तो फाइनली जो है संविधान के कुल 15 अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। तो जिस दिन संविधान बना है ना, जिस दिन संविधान बन के तैयार हुआ उसी दिन 15 अनुच्छेद को लागू कर दिया गया। तो किस दिन संविधान बना? 26 नवंबर 1949 को, और 15 अनुच्छेद को उसी दिन हमने लागू कर दिया। जबकि शेष संविधान की बात करें तो आपको पता है कि पूरे भारत में हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अच्छा, इसके पीछे भी एक कहानी है। आपको ना कोई भी टीचर या कोई स्टूडेंट, आपके दोस्त मित्र पूछ लेंगे कि ये बताओ कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बना था, फाइनली इसको 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया? हमने 2 महीना क्यों इंतजार किया? हमने उसी दिन क्यों नहीं लागू कर दिया? हम 26 जनवरी का ही इंतजार क्यों कर रहे थे? क्योंकि देखो, आपको पता है कि 1929 में लाहौर सेशन हुआ था। लाहौर सेशन, लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। कांग्रेस का हर साल अधिवेशन होता था। 1929 में एक लाहौर का अधिवेशन हुआ था। इस लाहौर अधिवेशन में इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? इसके अध्यक्ष का याद रखिए, इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो JLN थे, यानी जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अब देखो इसी बैठक में एक बात कही गई थी कि हर साल 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। यहाँ देखो मैं बहुत होश हवास में लिख रहा हूँ, आप लोग ये मत कहना कि भैया 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। देखो संविधान जब लागू हुआ तब ना, 26 जनवरी 1930 से 29 में, तो नवंबर 1929 में तो ये बैठक ही हो रही थी। इसके अगले 2 महीने बाद यानी 26 जनवरी को जो डेट डिसाइड किया गया उसी दिन से हम स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे। ठीक है भाई, PDF कब अपलोड अवेलेबल नहीं रहता? चंदन कुमार यादव, पहली बार क्लास कर रहे हो आप? अगर पहली बार भी कर रहे हो तो आपने देखा होगा हर वीडियो के साइड में PDF लगी रहती है। ये पूछने वाली बात नहीं है। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस जो है वो मनाना हमने शुरू कर दिया। चूंकि ये दिन हम देखो 1930 से ही इसको स्पेशल मानते आ रहे थे, और ये बात हो रही है 1950 की, यानी पिछले 20 सालों से हमारे लिए एक दिन जो बहुत स्पेशल हुआ करता था वो था 26 जनवरी का दिन। तो इसीलिए चूंकि इसके आसपास ही हमारा संविधान बनके तैयार हुआ, तो हमने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया कि हम 26 नवंबर को हमारा संविधान बना है, कुछ अनुच्छेद जो जरूरी है उसको लागू कर लेते हैं, बाकी की कुछ तैयारी के लिए थोड़ा समय भी चाहिए, और फिर संविधान को हमने थोड़ा और आगे बढ़ा करके हम सोचे कि चलो 1-2 महीना बढ़ा करके क्यों नहीं 26 जनवरी 1930 को ही मना लेते हैं। वो दिन हमारे लिए ऐतिहासिक दिन हुआ करता था। हमने स्वतंत्रता दिवस झंडा फहराना शुरू कर दिया था। कब से? 26 जनवरी 1930 से ही शुरू कर दिया था। इस दिन को यादगार रखने के लिए हमने 2 महीने का इंतजार किया, और फाइनली 26 जनवरी 1930 को ही हमने पूरे संविधान को लागू किया। तब तक की जो इधर प्रक्रिया थी वो सारी प्रक्रिया को हमने पूरा किया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय कितने अनुच्छेद कितने भाग थे? तो 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे, और 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, जो पहले का मतलब समझते हो, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, ओरिजिनल संविधान में। लेकिन आपको पता है कि संवैधानिक संशोधन होता है, आर्टिकल 368 के तहत संसद को ये पावर मिला है कि वो संविधान को बदल सकती है, उसमें छोटे मोटे बदलाव कर सकती है, संशोधन ला सकती है ना। अब देखो, पहले का 8 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। अब जो है 12 अनुसूचियां हैं, बदलते बदलते 8 से अब 12 हो गई है, यानी 4 यहां पर 4 जो है अनुसूची जुड़ गया है, बढ़ गया है। ठीक है, तो 8 से 12 हो गया। वहीं पर 22 भाग थे, अब बदल करके कितने हो गए? 25 भाग हो गए, यानी 3 भाग इसमें एक्स्ट्रा जुड़ा गया।
395 अनुच्छेद थे, अभी लगभग 470 से भी ज्यादा अनुच्छेद हैं। तो हम कह सकते हैं कि लगभग 75 आर्टिकल, 75 अनुच्छेद जो है इसमें और जोड़े गए यहां पर। तो पहले का जो संविधान था 8 अनुसूची, 22 भाग, 395 अनुच्छेद, और वर्तमान में संविधान में, वर्तमान वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाएगा, वर्तमान में जो है 22 अनुसूची, 25 भाग और 470 अनुच्छेद जो है वर्तमान के अंदर में थे, मतलब हैं, सॉरी, वर्तमान के अंदर में हैं। जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति फाइनली चुन लिया गया। जनवरी 1950 को, है ना, क्या किया गया, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, है ना, राष्ट्रपति का पद जो बनाया गया संविधान के अंदर में, तो किसको बिठाया जाए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही इस सम्मानित पद पर बिठाया गया। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया गया तथा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया। ये जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। एक प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र किसको, मतलब ये पूछेगा कि राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को। यानी याद रखिएगा कि जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उसके 2 दिन पहले हमने 2 चीजों को अपनाया था। जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उसके 2 दिन पहले हमने 2 चीजों को अपनाया था। उसके 2 दिन पहले क्या हो जाएगा, 24 जनवरी, और 2 चीज में क्या आ जाएगा, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान। तो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को हमने कब अपनाया था, तो हमने अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। हमने राष्ट्रध्वज, जो नेशनल फ्लैग है हमारा तिरंगा, उसको कब अपनाया, उसको भारत का झंडा कब बनाया, 22 जुलाई 1947 को। ये डेट थोड़ा अलग है और यही पूछने का चांस है, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। कोई दिक्कत यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। संविधान सभा द्वारा फाइनली मई 1949 ईस्वी को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। यानी भारत जो है 1949 में कॉमनवेल्थ देशों का, इंग्लैंड ने एक ग्रुप बनाया, वहां इस ग्रुप में बेसिकली ऐसे ऐसे कंट्री थे जिन पर कहीं ना कहीं अंग्रेज राज करते थे। उन सब देश जब आज़ाद हो गए, उनके साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए, उनके साथ जो है मित्रता व्यवहार रखने के लिए कॉमनवेल्थ नेशन का तैयार किया गया, राष्ट्रमंडल खेलों का, राष्ट्रमंडल देशों का तैयार किया गया। और इन्हीं राष्ट्रमंडल देशों का गेम भी होता है जो कॉमनवेल्थ गेम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो संविधान सभा द्वारा फाइनली मई 1949 में यह प्रस्ताव पास किया गया कि भारत जो है वो कॉमनवेल्थ का जो है सदस्य होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। चलिए अब संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य को जान लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, चलो, तो अभी और 15-20 मिनट आपकी क्लास चलेंगी। ठीक है, ज्यादा नहीं, 15 मिनट। अब तो संविधान सभा के जो प्रमुख तथ्य हैं उसको जान लेते हैं। सबसे पहली बात जो आप हमको बताओगे, ठीक है, हमारे देखो ये सब हमने पढ़ा दिया आपको, लेकिन आपको हमारे साथ साथ बोलना है। सबसे पहली चीज जो आप हमें बताओगे, ये बताओ संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, है ना, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। अगर पूछ लूं कि ये बताओ संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष या पहले अध्यक्ष किसको चुना गया था, तो बोलिए जल्दी से, फटाफट, साथ साथ बोलो, घर पे जहां पे भी बैठे हो आप बोलो। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किसको चुना गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। वहीं पर ये बताइए अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था। मैं सामने आ जा रहा हूं ताकि आप देख ना पाओ। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब ये बताओ कि संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसको चुना गया था। अभी थोड़ी देर पहले आपको क्लास में बताया, 10 मिनट पहले, कि बताओ संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसको चुना गया था, तो उपाध्यक्ष चुना गया था एच.सी. मुखर्जी को। किसको चुना गया था, एच.सी. मुखर्जी को। संवैधानिक सलाहकार कौन था, बी.एन. राव जो है वो कौन थे, संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा को संविधान बनाने में कितना समय लगा, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। ठीक है, कुल कितना समय लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। अगर कुल समय बोले कि भैया कुल कितना समय लगा, तो हम कह सकते हैं कि इसमें लगभग 3 साल का समय लगा। ठीक है, संविधान जो है वो अपनाया गया कब, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपना लिया गया। अब अपनाने का मतलब ये मत समझ जाना कि पूरे देश में लागू कर दिया गया। अपनाने का मतलब संविधान सभा ने इसको अपनाया।
तो संविधान को कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ये थी आपके कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। पूरे चैप्टर का फैक्ट को एक जगह जमा करके आपको दे दिया, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहां पर दूसरी चीजों के ऊपर। देखो, कैबिनेट मिशन की योजना के आधार पर भारत के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया गया। यानी कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत के लिए, यानी चुनाव से पहले ही एक सरकार बना दी गई। जैसे संविधान बन गया ना, तो संविधान जिस समय बन रहा था, तो देखो अंग्रेज तो मतलब जा चुके थे, मतलब अंग्रेज तो अब उतना एक्टिवली काम नहीं कर रहा था देश में। तो जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्हीं में से सरकार का गठन कर लिया गया। किसी को प्रधानमंत्री चुन लिया गया, किसी को कुछ और मंत्री, किसी को कुछ और मंत्री, इस तरह से। चूंकि सभी जनता के ही चुने लोग थे, तो कौन सा, जैसे जनता चुन के सारे एमपी को भेज देता है, अब कौन होम मिनिस्टर बनेगा, कौन इकोनॉमिक्स का मिनिस्टर बनेगा, कौन एचआरडी मिनिस्टर बनेगा, समझ रहे हो ना, ये कौन डिफेंस मिनिस्टर बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये सब तो वही लोग तय करते हैं ना आपस में। तो जब जनता ने सबको चुन लिया कि भैया देश का बागडोर यही संभालेगा, यही संविधान का निर्माण करेगा, तो उन्हीं लोगों में से अलग अलग मंत्रियों को चुन करके फिलहाल देश को चलाने का काम शुरू किया गया और संविधान भी बनाने का काम शुरू किया गया। दोनों चीजें चलती थी, लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें भी होती थी कामकाज को लेकर के, सरकार के कामकाज को लेकर के, और संविधान बनाने का भी काम करते थे। दोनों काम एक साथ चल रहा था, डबल शिफ्ट में काम हो रही थी। तो अंतरिम सरकार का गठन जो है कैबिनेट मिशन की योजना के आधार पर ही किया गया। फाइनली याद रखेंगे कि 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का जो है गठन किया गया था। कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। जैसे संविधान सभा का निर्माण हुआ उसके कुछ दिन बाद ही, और 26 अक्टूबर 1946 को इसमें मुस्लिम लीग भी शामिल हो गया था, 26 अक्टूबर 1946 को। अब आते हैं जो अंतरिम सरकार बनी थी, जो टेम्पररी गवर्नमेंट बनी थी उस समय, उसमें कौन कौन से मंत्री थे। जैसे जवाहरलाल नेहरू की बात करें, विदेश मंत्री और राष्ट्रमंडल संबंधी मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल सूचना एवं प्रसारण तथा गृह मंत्री भी यही थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सी राजगोपालचारी शिक्षा मंत्री थे। लियाकत अली वित्त मंत्री थे। जगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री थे। आसफ अली रेल मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। देखो बड़े मंत्रालय यहाँ पर दो मुस्लिम को मिला, एक आसिफ अली को मिला हुआ है, दूसरे यहां पर लियाकत अली को वित्त मंत्रालय मिला हुआ था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात करें, डॉक्टर CH भाभा को कार्य खनन एवं शक्ति मंत्री मिला है। बलदेव सिंह को रक्षा, II चुंदरीगर को वाणिज्य, अब्दुल रब नस्तर को संचार डाक एवं वायु मंत्रालय मिला हुआ था, और गजनफर अली खान को स्वास्थ्य मंत्रालय मिला हुआ था। तो ये, और इसके बाद जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय मिला हुआ था। जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम के बारे में अच्छे से जानते हैं आप। तो ये सारे जो हैं उस समय के मंत्री थे और किस मंत्रालय से थे ये पता चला। फाइनली आखिरी पॉइंट हमारे आज की क्लास का कि अंतरिम सरकार ने 26 जनवरी 1950 को पहला आम चुनाव 1951-52 के बाद बनने वाली सरकार तक कार्य किया। तो पहला आम चुनाव जो है वो कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1951-52 में हुआ था, और तब तक ये जो है अंतरिम सरकार ने काम किया। ठीक है, 26 जनवरी 1950 से जब से देश लागू हुआ तो तुरंत सरकार नहीं बनी। 1950 से लेकर के 52 तक, 51-52 में जाकर के जो है क्या होती है, फिर से चुनाव होती है, और फाइनली 51-52 तक ये काम, अगले 1-1.5 साल तक ये जो है, जो अंतरिम सरकार थी, ये जो बनाया गया, ये सारे मंत्री जो है देश संविधान लागू होने के बाद भी, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसके बाद भी ये सारी जो मंत्रियों के मैंने नाम बताए, ये लोग अगले 1-1.5 साल तक काम करते रहे, जब तक कि अगला चुनाव देश के अंदर में नहीं हो जाता है। तो ये थी आपकी छोटी सी क्लास। और अब जैसा कि आपको पता है कि फी को जो है थोड़ा सा डाउन किया गया है ना, काफ़ी बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था, चूंकि ऑफर जो समाप्त हुए ना, तो बच्चे कह रहे थे सर ऑफर दे दीजिए। अब उस ऑफर को तो बहुत ज़्यादा कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं था, तो अगले कुछ सप्ताह के लिए, 1 सप्ताह 2 सप्ताह, जब मान लो कभी भी खत्म हो सकती है ऑफर, तो अगले कुछ सप्ताह के लिए आप कर सकते हो, सपोज 10 दिन 15 दिन के लिए ये ऑफर जो है कंटिन्यू रहेगी 200 डिस्काउंट वाली। ठीक है, 200 डिस्काउंट वाली ये ऑफर जो है अगले 10-15 दिन के लिए कंटिन्यू रहेगी। इसमें वही कूपन कोड डालना है, इंडिया, INDIA, और सारे ही कोर्स में 200 रुपए का ऑफ हो जाएगा। जैसे बिहार B.Ed का 999 है, तो ये आपको 799 में आ जाएगा। DLED वाली जो कोर्स है ये 999 है, ये आपको 799 यानी 800 रुपए में आ जाएगा। झारखंड B.Ed का कोर्स जो है 699 का है, और आपको 499 में, 500 रुपए में आ जाएगा। वहीं पर पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा का जो कोर्स है वो आपको 699
599 का है और ये 499 रुपए में आ जाता है। यानी 500 रुपए में पूरे 1 साल तक पैरामेडिकल की तैयारी और झारखंड बीएड की तैयारी, इन दोनों की फीस 500 रुपए है। वहीं पर बीएड और डीएलएड देखो, क्योंकि इसमें सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, बीएड और डीएलएड के अंदर में काफ़ी इफोर्ट लगते हैं, काफ़ी इसमें लंबा जाता है, ठीक है। तो और काफ़ी इसमें डेप्थ में भी जाके हम पढ़ाते हैं, तो इसलिए इसकी फ़ी जो है 100-200 रुपये ज़्यादा है, 300 रुपये ज़्यादा है किनसे, इन वाले कोर्सेज से। और ये दोनों कोर्सेज नया भी है और ये हमारा बेसिक कोर्स है जो पिछले 2-3 सालों से हम लोग यहाँ पर चला रहे हैं, ठीक है। सबसे मेन कोर्स था बिहार बीएड एंट्रांस का, जिससे हमने शुरुआत किया था और इसकी फ़ी पिछले 2 सालों से 999 ही थी, लेकिन इस बार किसी ना किसी बहाने से हम 100 से 200 रुपये तक का आपको डिस्काउंट देते जा रहे हैं, ठीक है। हमारी मंशा भी यही है कि थोड़ा सा फ़ी को हम कम करते हुए ही रखें, ठीक है। इसकी जो एक्चुअल फ़ी है 999 का जो प्राइस है, इसको तो डाउन नहीं कर सकते हैं, तो हम किसी ना किसी माध्यम से आपको 100-200 रुपये का डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं अगले कुछ दिनों तक, 10 दिन, 15 दिन, 12 दिन, है ना, ये आपको यही रहेगा, ठीक है। तो जिसको भी लेना है या जिनके भी दोस्तों को दिलवाना है, आप दिलवा सकते हो, कूपन कोड इंडिया इस्तेमाल करना हो जाएगा। या कूपन कोड से नहीं करना चाहते हैं तो आप लोगों में से ये कर लेना आप लोग कि डायरेक्ट हमारा जो फ़ोनपे नंबर है या स्कैनर जो हमने दिया है, या ऐप पर अगर मैं चाहोगे तो वहाँ पर लगा दूंगा, या व्हाट्सअप पर आपसे जो नंबर नीचे जा रही है संपर्क कर लेना, मैं आपको स्कैनर दे दूंगा। हमारे स्कैनर पर स्कैन करके आप पेमेंट करके, कितना पेमेंट करना है इतना ही पेमेंट करना। कुछ लोग बोलते हैं कि सर ऐप से लेंगे तो कम ना पड़ेगा, आपको पेमेंट करेंगे तो 1000 करना होगा। बिल्कुल नहीं, ऐप पर जो फ़ी होगी कूपन कोड लगाने के बाद, अगर आपके पास फ़ोनपे गूगल पे नहीं है, किसी दूसरे से करवाना चाह रहे हो, या आपसे खुद उतना प्रोसीजर में नहीं जाना चाहते हो, आप चाहते हो बस पेमेंट कर दें और सर को हम अपना मोबाइल नंबर भेज दें और स्क्रीनशॉट भेज के बोल दें कि सर आप हमको जोड़ दीजिए, तो हम आपको जोड़ देंगे, हमारी टीम आपको जोड़ देगी, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, बस जो पेमेंट आपका होगा ना लेस करने के बाद, जो ऑफर लगाने के बाद जो पेमेंट होगा, वो ऑफर वाली पेमेंट ही आपको भेजना है, कम पेमेंट भेजना है आपको, ठीक है। और ये बीएड की कोर्स है, ये पैरामेडिकल की वाली जो है सेवक बैच 2.0, ये डीएलएड वाली, सब तो आप जानते ही हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप कि ये क्लास अच्छा लगा होगा, मुझे तो काफ़ी मज़ा आया पढ़ाने में। बाकी ऐप वगैरह डाउनलोड करने का सजेशंस देते रहिएगा, और आप लोगों का साथ और सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जितना आप अच्छे से सपोर्ट करेंगे उतनी ज़्यादा टीम को जल्दी रख करके आपके सारी सिलेबस को हम कवर कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद।